कक्षा 11 के सभी छात्र ध्यान दें। अभी तक हमने आपको 5वें चैप्टर द्रव एवं गैसीय अवस्था से संबंधित गैसीय नियमों के बारे में आपके पास वीडियो भेज दिए थे। गैसीय नियमों पर आधारित न्यूमेरिकल्स किस तरह से सॉल्व किए जाएंगे, इसकी वीडियो भी हमने आपको भेज दिया था। आज हम आपको 6वें चैप्टर ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। 6वां चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसको समझ लेना बहुत आवश्यक है क्योंकि इसमें से कई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको जानना चाहिए ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक्स क्या है। भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप ऊर्जा में परिवर्तन के मान और उसके स्वरूप का अध्ययन किया जाता है, थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। यानी थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मागतिकी है क्या? भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक व रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के मान व स्वरूप का अध्ययन करते हैं ऊष्मागतिकी कहलाता है। तो ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स है क्या? भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के मान व स्वरूप का अध्ययन करते हैं, ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। इस थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत कुछ शब्द आएंगे, कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनके बारे में जानकारी करना अति आवश्यक है। सबसे पहले निकाय। ये निकाय क्या है? निकाय या सिस्टम। निकाय या सिस्टम क्या होता है? ब्रह्मांड में स्थित वह वस्तु जिस पर हम अध्ययन करते हैं वह निकाय या सिस्टम कहलाता है। जैसे बीकर में रखा जल, परखनली में लिया गया कोई एसिड, जो भी जिस पर भी हम अध्ययन कर रहे हैं वो निकाय या सिस्टम कहलाएगा। यानी ब्रह्मांड में स्थित वह वस्तु जिस पर अध्ययन किया जाता है, निकाय कहलाता है। जैसे बीकर में रखा कोई द्रव, या मेज पर रखी कोई वस्तु, यानी ब्रह्मांड में स्थित
कोई पदार्थ जिस पर अध्ययन हम कर रहे हैं वो निकाय या सिस्टम कहलाएगा। इसी तरह से दूसरा है परिवेश। परिवेश या सराउंडिंग। सराउंडिंग, परिवेश या सराउंडिंग क्या है? ब्रह्मांड में स्थित जिस वस्तु पर हम अध्ययन करते हैं वो निकाय कहलाता है, और निकाय के चारों ओर स्थित का क्षेत्र यानी ब्रह्मांड में निकाय के बाहर जो कुछ भी दिख रहा है वो परिवेश कहलाता है। यानी निकाय के बाहर का क्षेत्र वो परिवेश है। यूं आप कह सकते हैं ब्रह्मांड में निकाय के चारों ओर का क्षेत्र परिवेश कहलाता है। परिवेश कहलाता है। अतः आप कह सकते हैं कि निकाय प्लस परिवेश बराबर ब्रह्मांड। यानी ब्रह्मांड जो बना है वो निकाय और परिवेश से बना है। उस ब्रह्मांड के अंतर्गत जिस वस्तु पर हम अध्ययन कर रहे हैं वो निकाय है, और निकाय के चारों ओर का क्षेत्र जो शेष है ब्रह्मांड में वो परिवेश कहलाता है। इस तरह से निकाय और परिवेश आप समझ गए होंगे। इसी के साथ ही साथ निकाय, ये निकाय के कुछ प्रकार होते हैं। निकाय के प्रकार में आप जान सकते हैं निकाय के प्रवेश, निकाय के प्रकार। निकाय के प्रकार, पहला है निकाय के प्रकार में आप जान सकते हैं, पहला है खुला निकाय या विपरीत निकाय। खुला निकाय या विपरीत निकाय। विपरीत निकाय इसको कहते हैं ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम। ये खुला निकाय या विपरीत निकाय या ओपन सिस्टम क्या है? अगर किसी निकाय में स्थित किसी भी पदार्थ या निकाय में स्थित किसी पदार्थ की ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान परिवेश के साथ हो सकता हो तो वह निकाय खुला निकाय कहलाता है। जैसे किसी बीकर में हम मान लीजिए अल्कोहल ले लें तो वो ऊष्मा को परिवेश से ग्रहण भी कर सकता है और अपनी ऊष्मा परिवेश को दे भी सकता है। इसी तरह से अल्कोहल को उसमें उस पात्र से बाहर भी गिराया जा सकता है या बाहर से अल्कोहल को उसमें और लिया जा सकता है। इस तरह से खुले बीकर में रखे किसी लिक्विड का मात्रा और ऊष्मा दोनों का आदान प्रदान परिवेश के साथ हो रहा है, इसलिए ये खुले निकाय का सिस्टम, खुला निकाय का एक उदाहरण होगा। यानी आप कह सकते हैं यदि निकाय ऊष्मा और मात्रा दोनों का आदान प्रदान परिवेश के साथ कर सकता हो तो वह खुला निकाय कहलाता है। खुला निकाय कहलाता है। जैसे बीकर में रखा कोई द्रव, बीकर में रखा कोई द्रव इत्यादि, ये सब खुले निकाय के अंतर्गत आएंगे। दूसरा है बंद निकाय। बंद निकाय या समवृत निकाय। समवृत निकाय इसको कहते हैं क्लोज्ड सिस्टम।
क्लोज्ड सिस्टम। अभी आपने खुले निकाय में देखा कि निकाय ऊष्मा और उसकी मात्रा दोनों का आदान प्रदान परिवेश के साथ हो सकता था, लेकिन बंद निकाय क्या है? बंद निकाय में ऊष्मा का आदान प्रदान तो परिवेश के साथ हो सकता है लेकिन द्रव्यमान का आदान प्रदान परिवेश के साथ न होता हो तो ऐसा निकाय बंद निकाय कहलाएगा। जैसे किसी बोतल में गर्म जल रख दीजिए और उस पर कार्क लगा दीजिए, तो उस द्रव को न तो बाहर गिराया जा सकता, न बाहर का द्रव उसके अंदर लाया जा सकता। लेकिन अगर उसमें गर्म मान लीजिए जल भरा हुआ है, तो अगर मान लीजिए गर्म जल है तो थोड़ी देर बाद धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो जल ठंडा हो जाएगा, क्योंकि उसकी ऊष्मा का परिवेश में स्थानांतरण हो जाता है। इसी प्रकार से मान लीजिए ठंडा जल बोतल में रख दीजिए और वातावरण गर्म हो, तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि बंद बोतल के अंदर रखा जल भी गर्म हो जाता है, क्योंकि वह परिवेश से ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। लेकिन द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता। इस तरह से अगर निकाय में ऊष्मा का परिवेश के साथ आदान प्रदान हो रहा हो किंतु द्रव्यमान का आदान प्रदान न हो रहा हो तो ऐसा निकाय बंद निकाय कहलाता है। यानी यदि निकाय की ऊष्मा का आदान प्रदान परिवेश के साथ हो रहा हो, किंतु उसकी मात्रा का आदान प्रदान परिवेश के साथ नहीं होता हो तो वह निकाय बंद निकाय कहलाता है। बंद निकाय कहलाता है। अगर ऊष्मा का आदान प्रदान परिवेश के साथ हो रहा है किंतु उसकी मात्रा या उसके द्रव्यमान का आदान प्रदान परिवेश के साथ न होता हो तो वो बंद निकाय कहलाएगा। जैसे बंद बोतल में रखा कोई द्रव, बंद बोतल के अंतर्गत अगर कोई ठंडा द्रव रखा तो कुछ देर बाद अगर वातावरण गर्म है तो गर्म हो जाएगा, और इसी तरह से अगर गर्म लिक्विड कोई बंद बोतल में रखा गया है और धीरे धीरे वो वातावरण के अनुसार वो ठंडा हो जाएगा, क्योंकि वो ऊष्मा का आदान प्रदान वातावरण के साथ यानी परिवेश के साथ हो रहा है, इसलिए बंद निकाय कहलाता है। इसी तरह से तीसरा निकाय जो है वो है विलगित निकाय। एक खुला निकाय हो गया, दूसरा बंद निकाय हुआ और तीसरा विलगित निकाय। इसको आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। बंद निकाय या आइसोलेटेड सिस्टम क्या है इसको जानना चाहिए आपको। बंद निकाय या आइसोलेटेड सिस्टम। तीसरा निकाय का जो प्रकार है वो है बंद निकाय, नहीं तीसरा जो है वो है विलगित निकाय। एक खुला निकाय हो गया, दूसरा बंद निकाय, तीसरा है विलगित निकाय। विलगित निकाय आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम अभी आपने देखा खुले निकाय में निकाय ऊष्मा और द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान परिवेश के साथ कर सकता था, लेकिन बंद निकाय में ऊष्मा का आदान प्रदान परिवेश के साथ तो हो रहा है लेकिन उसके द्रव्यमान का आदान प्रदान परिवेश के साथ नहीं होता है, तो उसको बंद निकाय कहते हैं। तीसरा है विलगित निकाय। ऐसा निकाय जिसमें ना तो ऊष्मा का और ना ही द्रव्यमान का आदान प्रदान परिवेश के साथ हो रहा है, तो ऐसे निकाय को हम विलगित निकाय कहेंगे। ना तो ऊष्मा का आदान प्रदान होगा और न ही उसके द्रव्यमान का आदान प्रदान होगा। जैसे बंद थर्मस में रखा कोई पदार्थ, अगर वो गर्म है तो गर्म बना रहेगा, यानी ऊष्मा का आदान प्रदान परिवेश के साथ नहीं होगा और न ही मात्रा का आदान प्रदान होगा, तो ये विलगित निकाय का उदाहरण हुआ। यानी ऐसा निकाय
ऐसा निकाय जिसमें ना तो ऊष्मा का और ना ही द्रव्यमान का आदान प्रदान ऐसा निकाय जिसमें ना तो ऊष्मा का और ना ही द्रव्यमान का आदान प्रदान परिवेश के साथ होता है, ऐसा निकाय जिसमें ना तो ऊष्मा का और ना ही द्रव्यमान का आदान प्रदान परिवेश के साथ होता है विलगित निकाय कहलाता है। विलगित निकाय कहलाता है। जैसे बंद थर्मस में रखी कोई वस्तु, ये विलगित निकाय का उदाहरण हुआ। इस तरह से निकाय तीन प्रकार के हुआ। खुला निकाय जिसमें ऊष्मा और द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान परिवेश के साथ होता है। दूसरा है बंद निकाय जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान तो परिवेश के साथ होता है किंतु द्रव्यमान का आदान प्रदान परिवेश के साथ नहीं होता, बंद निकाय कहलाता है। और तीसरा है विलगित निकाय जिसमें ना तो ऊष्मा का और ना ही द्रव्यमान का आदान प्रदान परिवेश के साथ होता है, विलगित निकाय कहलाता है। तो इस तरह से निकाय और परिवेश क्या है और उसके निकाय के प्रकार क्या है इसके बारे में आपने अभी अध्ययन किया। और इसी के साथ ही साथ आप एक चीज और जान लीजिए, ये विलगित और इसके निकाय के बाद आप जान लीजिए अगला चीज आपको जो पढ़ना है वो है ये कुछ चिन्ह परिपाटी हैं जिसको जानना अति आवश्यक है। जिसको आप जाने रहेंगे तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप जान सकते हैं कि यदि यानी आप हेडिंग लिख सकते हैं चिन्ह परिपाटी, यानी कहाँ आप धनात्मक चिन्ह और कहाँ ऋणात्मक चिन्ह लगाएंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय, इस बात को विशेष ध्यान रखना चाहिए निकाय और परिवेश की दृष्टि से। चिन्ह परिपाटी, फर्स्ट पॉइंट आप यही जान लीजिए। सबसे पहले पॉइंट ये आप जानिए, यदि निकाय को ऊष्मा दी जा रही है, यदि निकाय को ऊष्मा दी जा रही है तब उसको हम धनात्मक लिखते हैं। और यदि निकाय से ऊष्मा ली जा रही है तो उसका चिन्ह माइनस लिया जाता है। यानी फर्स्ट, यदि निकाय को ऊष्मा दी जा रही है, दी जा रही हो तो उसका मान धनात्मक यानी पॉजिटिव होगा। तथा यदि निकाय से ऊष्मा ली जा रही हो तो उसका मान ऋणात्मक यानी नेगेटिव होता है। तो धनात्मक नेगेटिव चिन्ह लगाने में अगर निकाय को ऊष्मा दी जा रही है, परिवेश द्वारा निकाय को ऊष्मा दी जा रही है तो वहां धनात्मक मान लिखा जाएगा। और अगर निकाय द्वारा परिवेश ऊष्मा ले रहा है तो उसको हम ऋणात्मक चिन्ह से लिखते हैं। इसी प्रकार अगर निकाय द्वारा कार्य किया जा रहा है, यदि निकाय द्वारा कार्य किया जाता है तो उसे धनात्मक लिखा जाता है। इसी प्रकार यदि निकाय पर कार्य किया जाता है, यदि निकाय पर
परिवेश द्वारा कार्य किया जाता है, परिवेश द्वारा कार्य किया जाता है तो उसका मान ऋणात्मक यानी निगेटिव लिया जाता है। यानी निकाय को अगर ऊष्मा दी जा रही है तो उसके मान को धनात्मक लिखेंगे, और निकाय द्वारा ऊष्मा ली जा रही है तब उसके मान को ऋणात्मक लिखा जाएगा। दूसरा कंडीशन है निकाय, यदि निकाय द्वारा कार्य किया जा रहा है तो मान धनात्मक होगा, और परिवेश द्वारा अगर निकाय पर कार्य हो रहा है तो वो मान ऋणात्मक होगा। तो इस चिन्ह परिपाटी को अगर आप जानते रहेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको कहीं गलती, आपके द्वारा गलती नहीं होगी। तो इस तरह से आप आज थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत थर्मोडायनेमिक है क्या, उसकी परिभाषा और इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण शब्दावली, निकाय या सिस्टम, परिवेश या सराउंडिंग क्या होता है, फिर निकाय के प्रकार क्या है, जैसे खुला निकाय क्या है, बंद निकाय क्या है, बेलगित निकाय क्या है, इसके बारे में उदाहरण सहित आपने जाना। और फिर जो सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह परिपाटी होती है, कब धनात्मक और कब ऋणात्मक मान लिया जाएगा, फिर से मैं बता दे रहा हूं। अगर निकाय को ऊष्मा दी जा रही परिवेश द्वारा तो वह मान धनात्मक होगा, और अगर निकाय परिवेश को ऊष्मा दे रहा है तब वह मान ऋणात्मक होगा। इसी प्रकार अगर निकाय परिवेश पर कार्य कर रहा है तो मान धनात्मक होगा, और अगर परिवेश निकाय पर कार्य कर रहा है तो वह मान ऋणात्मक होगा। इस बात की जानकारी आपको आज हो गई है। आगे की वीडियो में इससे संबंधित महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स हम आपको बताएंगे, और ऊष्मागतिकी का शून्य नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम की चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।